ये रिहायशी इलाका था। दाएं बाएं बड़े बड़े आलीशान बंगले थे। इक्का दुक्का लोगों की आमदोरफ्त भी जारी थी। बेला एक कुशादा गली में घूम गई। मेरा ख्याल था कि बेला को ज्यादा दूर नहीं जाना था, लेकिन वो उन गलियों ही गलियों में चलती हुई क्लब से तकरीबन 1 मील दूर निकल आई और अब वो ऐसे इलाके में थी जहां एक दूसरे से खासे फासले पर कॉटेज बने हुए थे। बेला एक कॉटेज के सामने रुक गई। मैं भी एक दरख्त के नीचे रुक गया और बेला की तरफ देखने लगा। वो कॉटेज तारीकी में डूबा हुआ था और फिर ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे किसी आहनी दरवाजे का कुंडा हटाया गया हो। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि बेला ने अपने पर्स में से चाबी निकालकर कॉटेज का दरवाजा खोला था। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी और उसके 2 मिनट के बाद कॉटेज में रोशनी हो गई। मैं चंद लम्हे अपनी जगह पर खड़ा रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। कॉटेज के करीब पहुंचकर मैं रुक गया। दरवाजे पर हाथ का हल्का सा दबाव डाला। वो अंदर से बंद था। मैं इधर उधर देखने लगा। कंपाउंड वॉल 5-6 फुट से ज्यादा ऊंची नहीं थी। पत्थरों से बनी हुई उस दीवार पर किसी किस्म का प्लस्तर नहीं था। मुझे ऊपर चढ़ने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई और मैं बड़ी आहिस्तगी से दूसरी तरफ कूद गया। तकरीबन 20 फुट आगे बरामदा था जिसका दरवाजा बंद था। ये डबल पट का दरवाजा था और ऊपर के हिस्से पर नीले रंग के शीशे लगे हुए थे। अंदर रोशनी हो रही थी। मैंने दरवाजे पर हल्का सा दबाव डाला मगर अंदर से कुंडा लगा हुआ था। मैंने जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया और दरवाजे पर आहिस्तगी से एक मर्तबा हाथ मार दिया। दब की हल्की सी आवाज उभरी और मेरा अंदाजा था कि बेला ने आवाज सुन ली होगी और वो मालूम करने के लिए दरवाजा जरूर खोलेगी। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। चंद सेकंड के बाद ही कुंडा हटाए जाने की आवाज सुनाई दी और दरवाजा खुल गया। मैं दरवाजे के ऐन सामने खड़ा था। अंदर से आने वाली रोशनी बराह रास्त मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। रिवॉल्वर मेरे हाथ में था जिसका रुख बेला के सीने की तरफ था। मेरी सूरत देखते ही बेला की आंखें खौफ और दहशत से फैलती चली गईं। उसने शायद दरवाजा बंद करने की कोशिश की थी मगर मैंने उल्टे हाथ से जोरदार धक्का दिया तो वो चीखती हुई लड़खड़ा कर पुश्त के बल गिरी। मैंने फुर्ती से दरवाजा बंद कर दिया। आगे बढ़कर बेला के सीने पर पैर रख दिया जो उठने की कोशिश कर रही थी। मेरे हलक से भेड़िए जैसी गुर्राहट निकली। मैं अगर चाहूं तो तुम्हें चींटी की तरह मसल दूं, मगर तुम्हारी मौत इस कदर आसान नहीं होगी। मेरे बाजू का ये जख्म अभी हरा है और तकलीफ भी दे रहा है। मैं इस जख्म से टपकने वाले खून के एक एक कतरे का हिसाब लूंगा, तुमसे और तुम्हारे उस गुरु घंटाल नागराज से। उसके जिस्म का सारा जहर तुम्हें इस तरह निकाल दूंगा कि अगर कभी चूंटी भी उसे काट ले तो वो तड़प तड़प कर खत्म हो जाए। उसके मुंह से बमुश्किल इतनी आवाज निकल सकी, तुम? मैं तो समझी थी कि तुम इस शहर से जा चुके हो। मैंने कहा, लेकिन किसी को इस बात का यकीन नहीं है क्योंकि कई रोज गुजरने के बाद भी मेरी तलाश जारी है और न जाने मेरे शुबे में कितने बेगुनाहों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया होगा। लेकिन देख लो, नागराज के आदमी शिकारी कुत्तों की तरह पूरे शहर में मेरी बू सूंघते फिर रहे हैं। अगर मैं चाहता तो बड़ी आसानी से यहाँ से निकल भी सकता था, मगर मैं सिर्फ यहाँ मौजूद हूँ। बल्कि मैं न सिर्फ यहाँ मौजूद हूँ बल्कि जिंदा और सलामत भी हूँ। मैं यहाँ से उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक नागराज का तिया पांचा न कर दूं। मैं जानता हूँ उस एक आदमी के खत्म हो जाने से मेरे वतन के खिलाफ साजिशों का सिलसिला तो खत्म नहीं होगा, मगर तुम्हारी हुकूमत को ऐसा धचका जरूर लगेगा कि आइंदा बेगुनाहों के खिलाफ ऐसी कोई साजिश तैयार करने के लिए उन्हें 100 बार सोचना पड़ेगा। बेला ने कहा, ये तुम्हारी खुशफहमी है। तुम नागराज का कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे और तुम भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकोगे, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ से निकलने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैंने कहा, बहुत खूब। उस रोज तो तुम भारतीय नारी बन गई थी जो अपने देश के लिए अपनी इज्जत और अपनी जान की बलि भी दे सकती है, लेकिन अब क्या हुआ? देश के दुश्मन की मदद करके गद्दारी क्यों कर रही हो? वो कराही बोली, उस दिन मैंने जो कुछ भी किया वो मेरी मजबूरी थी। 2-3 दिन तुमसे दोस्ती भी रह चुकी है। मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। मैंने उसके सीने पर पैर का दबाव बढ़ा दिया। वो कराह उठी और दोनों हाथों से मेरे पैर को सीने पर से हटाने की कोशिश करने लगी। मैंने कहा, दोस्ती? मुझे हैरत है कि तुम दोस्ती की बात कर रही हो। सिर्फ 2-3 दिन की दोस्ती? तुम्हारे पुरख बनिए तो दोस्ती के सदियों पुराने रिश्तों को भी याद नहीं रखते। मैंने पाकिस्तान बनते हुए तो नहीं देखा मगर तारीख तो पढ़ी है। हिंदुओं ने पाकिस्तान का नाम लेने वालों के साथ क्या कुछ नहीं किया। अरे तुम लोगों ने तो आज तक पाकिस्तान को कबूल ही नहीं किया है। उसे तबाह करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते, लेकिन हर मर्तबा तुम लोगों को ही जिल्लत और रुसवाई उठानी पड़ती है। तुम्हारा ताल्लुक तो उस कौम से है जो दोस्ती की आड़ में पीठ में छुरा घोंपते हैं, और तुम दोस्ती की बात कर रहे हो, वो भी सिर्फ 2 दिन की दोस्ती। वो दोस्ती नहीं, तुम्हारी मजबूरी थी। वैसे एक बात की दाद जरूर दूंगा, तुम वाकई ज़हीन हो। किस कदर खूबसूरती से मुझे यहाँ तक लाकर प्लेट में सजाकर नागराज के सामने पेश कर दिया, मगर तुम्हारे वो आदमी ही बोदे निकले जो मुझे काबू में न रख सके और आज तक मुझे तलाश भी न कर सके, हालांकि मैं इसी शहर में मौजूद था। बेला ने कराहते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। मेरा विश्वास करो ना जी,
उस वक्त उन्हें मालूम था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम निकल जाते तो वो लोग मुझे भी जिंदा न छोड़ते, लेकिन अब कोई नहीं जानता कि हम दोबारा मिले हैं। मैं तुम्हें आराम से यहाँ से निकाल दूंगी। मैंने कहा, इस शहर से निकलने में मुझे कोई रुकावट नहीं है, लेकिन अब मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे नागराज से दो दो हाथ करने के लिए। मैंने बचपन में अपने गांव के करीब खेतों में एक सांप मारा था। दरअसल वो सांप पूरी तरह मरा नहीं था। मैं उसे एक लकड़ी पर लटकाए पूरे गांव में घुमाता रहा और आखिर में उसका सर कुचल दिया। मुझे फिर सांपों से खेलने का शौक पैदा हो रहा है। अब मैं ये जरूर देखना चाहूंगा कि इस नाग में कितना जहर है जो जहरीले सांपों का झूठा दूध पीता है। वो बोली, नागराज जैसे आदमी से दुश्मनी मोल लेकर तुम जिंदा नहीं रह सकोगे। मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ, अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ और ये पैर हटाओ, मुझे तकलीफ हो रही है। मैंने पैर हटाने की बजाय दबाव डाल दिया। कहा, ओ, तुम्हें तकलीफ का एहसास हो रहा है? वो एक बार फिर करा उठी। मैंने कहा, जब लोगों को जख्मों से चूर करके उन्हें सड़कों पर फेंक दिया जाता है तो उस वक्त तुम लोगों को एहसास नहीं होता कि उन्हें भी तकलीफ होती होगी। अभी तो मैंने पैर का हल्का सा बोझ डाला है, जब तुम्हारे इस खूबसूरत शरीर की बोटियां काटूंगा तो उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा। बेला की आंखें एक बार फिर दहशत से फैल गईं। मैं चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा, फिर पैर हटा लिया। वो उठकर खड़ी हो गई और एक हाथ से सीना सहलाने लगी। उसकी साड़ी का पल्लू नीचे लटका हुआ था, लेकिन उसे शायद इसकी परवाह नहीं थी। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए अचानक ही सवाल किया, ये दुर्योधन कौन है? वो उछल पड़ी। उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। वो वहशतज़दा से लहजे में बोली, तो तुम उसके बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा, मैं और भी बहुत से लोगों के बारे में जानता हूँ, मसलन पुलिस इंस्पेक्टर रणबीर सिंह, जो अपना फर्ज और जिम्मेदारियां भुलाकर नागराज के इशारों पर नाच रहा है। उसके लहजे में हैरत थी। बोली, ओ, बहुत जानकारी है तुम्हें। मैंने कहा, बहुत सी जानकारी तुमसे भी लेना चाहता हूँ। मैंने इधर उधर देखा। उस कमरे में 2-3 कुर्सियों और एक तपाई के अलावा कुछ नहीं था। मैंने पूछा, ये किसका कॉटेज है? कौन रहता है यहाँ? वो बोली, मेरा कॉटेज है, अकेली रहती हूँ। मैंने कहा, मैं जरा ये कॉटेज देखना चाहता हूँ, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? बेला ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ मैं दिखाती हूँ। मेरे रवैये की तब्दीली से उसका भी कुछ हौसला बढ़ा और उसका खौफ भी बड़ी हद तक कम हो गया। वो मुझे कॉटेज दिखाने लगी। 4 कमरे थे। एक नशिस्तगाह के तौर पर इस्तेमाल होता था, एक कॉमन रूम और 2 बेडरूम थे। वो एक बेडरूम में रुक गई। वो मुझे बातों में बहलाने की कोशिश कर रही थी। उसका ख्याल था कि मैं उसकी पेशकश कबूल कर लूं और यहाँ से भाग जाऊं। और फिर अचानक ही उसने मेरे रिवॉल्वर वाले हाथ पर झपट्टा मार दिया। मुझे ऐसे किसी इक़दाम की तवक्को थी। वो तो अपने मकसद में कामयाब न हो सकी, अलबत्ता मेरे उल्टे हाथ का भरपूर थप्पड़ उसके मुंह पर लगा और वो चीखती हुई पुश्त के बल बेड पर गिर गई। मैंने उसे बालों से पकड़कर खींच लिया। कहा, अभी तुम दोस्ती के दावे कर रही थी, सांप सांप ही होता है। उसे दूध पिला पिला कर पाला जाए तो भी वो डसने से बाज नहीं आता। वो करा रही थी और फिर उसने मौका पाकर मेरी टांगों के बीच में जोरदार घूंसा मारा। मैं कराह उठा। मेरे संभलने से पहले उसने एक और जर्ब लगाई और उसके बाल मेरे हाथ से छूट गए। मैं दोहरा हो गया। बेला तेजी से उठ गई। उसने घुटने से मेरे मुंह पर जर्ब लगाई और मैं उलटकर बेड से नीचे गिरा। बेला ने भी मेरे ऊपर छलांग लगा दी और मेरे हाथ से रिवॉल्वर छीनने की कोशिश करने लगी। मैं इस दौरान अपने आप को संभाल चुका था। मैं जानता था कि अगर रिवॉल्वर उसके हाथ में आ गया तो वो मेरी खोपड़ी उड़ाने में एक लम्हे की भी देर नहीं लगाएगी। इस कश्मकश में रिवॉल्वर का ट्रिगर दब गया। गोली मेरे सर के करीब से गुजर गई। बेला जोंक की तरह मेरे साथ लिपटी हुई थी। मैं बड़ी मुश्किल से उसे अपने आप से अलग करने में कामयाब हो सका था। उसने एक बार फिर मेरी टांगों के बीच में जर्ब लगाने की कोशिश की, मगर इस मर्तबा कामयाब नहीं हो सकी। अलबत्ता ये जरूर हुआ कि अपने आप को बचाने की कोशिश में रिवॉल्वर मेरे हाथ से निकलकर ड्रेसिंग टेबल पर जा गिरा। उसने रिवॉल्वर की तरफ छलांग लगाई, लेकिन उसके बाल मेरी गिरफ्त में आ गए। उसके सर को जोरदार झटका लगा और वो चीख कर रह गई। मैंने उसे अपनी तरफ खींचकर उसके मुंह पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। बेला रॉ की तरबियत याफ्ता थी। वो कोई आम औरत होती तो अब तक ढेर हो चुकी होती, लेकिन उसे आखिरी लम्हों तक जिद्दोजहद और मज़ाहमत करना सिखाया गया था। वो एक बार फिर मुझसे लिपट गई। हम दोनों बेड पर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रहे थे। मैं ये एतराफ़ करने में कोई बात नहीं समझता कि उस वक्त बेला मेरे लिए लोहे का चना साबित हो रही थी। वो जोरदार हरीफ साबित हो रही थी, लेकिन आखिरकार वो औरत ही थी। ज्यादा देर मुकाबला न कर सकी और अपने आप को छुड़ाकर दरवाजे की तरफ लपकी। शायद उसने राह फरार में ही आफियत समझी थी। मैंने भी उसके पीछे छलांग लगा दी। उसकी साड़ी मेरे हाथ में आ गई और मैं उसे अपनी तरफ खींचने लगा। मैंने उसे पकड़कर एक बार फिर बेड पर गिरा दिया। उसके चेहरे पर एक बार फिर खौफ के तासुरात उभर आए। ठीक उसी लम्हे बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। मैंने लपक कर ड्रेसिंग टेबल पर से अपना रिवॉल्वर उठा लिया और बेला की तरफ देखा। गाड़ी की आवाज सुनकर उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई थी। वो उठते हुए बोली,
अब तुम्हारे और मौत के दरमियान बहुत कम फासला रह गया है नाजी। तुमने मेरी पेशकश से फायदा नहीं उठाया, अब तुम यहाँ से निकल नहीं सकोगे। मैंने कहा अगर तुमने मुंह से आवाज निकालने की कोशिश की तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। मैंने उसे रिवॉल्वर से उठने का इशारा किया। वो उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखते हुए बेड से उतर आई। उस वक्त कॉल बेल की आवाज सुनाई दी थी। मैं बेला को रिवॉल्वर की जद पर लेकर कमरे से बाहर निकल आया और राहदारी में बाईं तरफ मुड़ गया। जिस वक्त मैंने बेला के साथ घूम फिर कर कॉटेज का जायजा लिया था, उसका मकसद किसी इमरजेंसी सूरत में फरार के रास्तों का जायजा लेना था, और अब इमरजेंसी आन पड़ी थी। मैं बेला को अकबी दरवाजे की समत ले आया। इस दौरान कॉल बेल 2 मरतबा और बज उठी। मैंने सरगोशी की दरवाजा खोला। कुंडा हटाने की आवाज पैदा न हो। यह दरवाजा भी 2 पट का था। बीच में जंजीर और ऊपर चिटखनी लगी हुई थी। बेला ने पहले जंजीर हटाई और फिर चिटखनी नीचे की तरफ खींचने लगी, और ठीक उस वक्त बाहर वाले दरवाजे की तरफ से धप धप की आवाजें सुनाई दी। मेरा ख्याल है वो 2 आदमी थे जो कॉल बेल का जवाब न पाकर अंदर कूद आए थे। और फिर कुछ ही देर के बाद बरामदे वाला दरवाजा खटखटाया गया। उसके साथ ही एक आदमी की आवाज सुनाई दी, बेला देवी दरवाजा खोलो, हमार हैं नटवर सिंह। मैं बेला को रिवॉल्वर की जद पर लेकर दरवाजे से बाहर आ गया। वो जिस तरह बाहर की दीवार फांद कर अंदर कूद आए थे, उससे मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि दूसरी आवाज पर कोई जवाब न मिला तो वो बरामदे वाला दरवाजा तोड़ देंगे। मैं बेला को लेकर कॉटेज के ऊपर घूमता हुआ सामने की तरफ आ गया। दीवार की आड़ से झांक कर देखा। कॉटेज के सामने सड़क पर सफेद रंग की कार खड़ी थी। कार खाली थी और उसके आसपास कोई नहीं था। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक बरामदे वाले दरवाजे पर जोर जोर से टक्करें मारी जा रही थी और फिर धड़ धड़ की जोरदार आवाज सुनाई दी। शायद दरवाजा टूट गया था। मैंने रिवॉल्वर से बेला के पहलू पर दबाव डालकर आगे धकेला और हम दोनों कार के करीब पहुंच गए। मैंने बड़ी आहिस्तगी से दरवाजा खोलकर बेला को अंदर धकेल दिया। चाबी इग्निशन में लगी हुई थी। मैंने कहा चाबी इग्निशन में लगी हुई है, इंजन स्टार्ट करो। कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। मैं तेजी से पिछली सीट का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया और रिवॉल्वर की नाल बेला की गर्दन से लगा दी। बेला समझ चुकी थी कि मैं अपनी धमकी पर अमल करने में देर नहीं लगाऊंगा। उसने बड़ी शराफत से इंजन स्टार्ट कर दिया। अंदर से 2 आदमियों के जोर जोर से बोलने की आवाजें सुनाई दे रही थी और फिर कार का इंजन स्टार्ट होते ही एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी, भाग गयो नटवर सिंह, वो रंडी भाग गयो। मैंने बेला की गर्दन पर रिवॉल्वर का दबाव बढ़ाया। कहा गाड़ी आगे बढ़ाओ, जल्दी करो। बेला ने एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी अभी ज्यादा दूर नहीं गई थी कि 2 आदमी कॉटेज से बाहर आ गए और चीखते हुए गाड़ी के पीछे दौड़े। मैंने कहा रफ्तार बढ़ाओ। मैंने पीछे मुड़कर देखा। उसी लम्हे शोला से चमका और फजा ठाई ठाई की आवाज से गूंज उठी। उनमें से किसी ने गाड़ी पर फायर किए थे। मैंने भी खिड़की से हाथ बाहर निकालकर पीछे की तरफ 2 फायर झोंक दिए। वो दोनों फायरिंग करते हुए कार के पीछे दौड़ते रहे। उनकी एक गोली से कार की एक अकबी बत्ती टूट गई और दूसरी गोली ने अकबी विंड स्क्रीन में सुराख कर दिया था। वो गोली तिरछी लगी थी और शीशा तोड़ती हुई खिड़की से दूसरी तरफ निकल गई थी। मैंने उन लोगों को रोकने के लिए 2 फायर और कर दिए। बेला ने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, तुम अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हो। मेरी पेशकश अब भी बरकरार है। दोस्ती कर लो तो मैं तुम्हें महफूज जगह पर ले जाऊंगी जहां वो तुम्हारा सुराग नहीं लगा सकेंगे, और फिर मौका मिलते ही तुम्हें शहर से बाहर पहुंचा दूंगी। मैंने कहा मेरे पास बहुत सी ऐसी महफूज जगहें हैं जहां वो मेरा सुराग नहीं लगा सकेंगे। गाड़ी बस स्टैंड की तरफ ले चलो। वो बोली कुछ ही देर में तुम्हारी तलाश शुरू हो जाएगी और वो शहर का चप्पा चप्पा छान मारेंगे। अब भी कहती हूँ। मैंने गुर्राते हुए उसकी बात काट दी। बस स्टैंड की तरफ। कार ऊंची नीची सड़कों पर दौड़ती हुई बस स्टैंड की तरफ निकल आई। मैंने बेला की तरफ देखे बगैर कहा, पश्चिम की तरफ भीमनगर स्ट्रीट। कार 2-3 गलियों में घूमकर एक कुशादा गली में आ गई और उस गली के कॉर्नर वाले मकान पर डॉक्टर शांता के नाम का बोर्ड देखकर मेरी आंखों में चमक सी उभर आई। अलका ने मुझे शांता का पता भी समझाया था और अब ये इत्तेफाक था कि वो क्लिनिक मेरी नजरों में आ गया था जो उस वक्त बंद था। कार मजीद 2-3 गलियों में घूमने के बाद भीम संगम स्ट्रीट पर आ गई। यह भी काफी कुशादा सड़क थी जिसके दोनों तरफ टाउन हाउसेज बने हुए थे। 215 नंबर का कॉटेज तलाश करने में मुझे ज्यादा दुश्वारी न हुई। ये तमाम कॉटेजेस एक ही जैसे थे और एक दूसरे के साथ मिले हुए थे। अभी रात का इब्तिदाई हिस्सा था। मेरे ख्याल में 10 भी नहीं बजे होंगे। तकरीबन तमाम ही कॉटेजेस की बत्तियां जल रही थीं। इधर उधर 2-4 कारें भी खड़ी दिखाई दे रही थीं। कार का इंजन बंद कर दिया गया और मैं बेला को लेकर नीचे उतर आया और कॉटेज नंबर 215 के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मैंने कॉल बेल का बटन दबा दिया और बेला को रिवॉल्वर की जद पर लिए दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगा। इंतजार ज्यादा जानलेवा साबित न हुआ। 1 मिनट के बाद ही दरवाजा खुल गया। वो छमिया ही थी। उसे मेरा इंतजार था और शायद इस ख्याल में थी कि मैं आते ही उससे लिपट जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ बेला को और मेरे हाथ में रिवॉल्वर देखकर उसका चेहरा हवा हो गया।
बेला की हालत भी ऐसी थी कि उसे सूरत हाल का अंदाजा लगाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। मैं बेला को धक्का देकर अंदर दाखिल हो गया और दरवाजा बंद कर दिया। शम्या एक तरफ खड़ी मुतवहश नजरों से कभी मुझे और कभी बेला को देख रही थी। मैं शम्या की तरफ देख कर गुर्राया, यहाँ खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो, अंदर चलो। शम्या मुझसे ज्यादा मेरे रिवॉल्वर से खौफजदा थी। वो तेजी से अंदरूनी दरवाजे की तरफ दौड़ गई। ये एक मुख्तसर सा पुख्ता आंगन था। दीवारों के साथ साथ तकरीबन 1.5 फुट चौड़ी क्यारियों में पौधे लगे हुए थे। सामने वाले दरवाजे में दाखिल होते ही लाउंज था, जिसके दाईं तरफ किचन और उसके साथ ऊपर जाने के लिए जीना था। बाईं तरफ 2 कमरे थे। लाउंज के दूसरी तरफ अकबी दरवाजा था। उस लाउंज को ड्राइंग रूम के तौर पर आरास्ता किया गया था। बाकी 2 बेडरूम्स थे। ये कॉटेज सिर्फ इतना सा ही था। बाकी एक कमरा छत पर भी था। शम्या के चेहरे पर अब भी हवाइयां उड़ रही थीं। वो अब भी कभी मेरी तरफ देखती और कभी बेला की तरफ। क्लब में उसने दुर्योधन, नागराज और बेला के बारे में कुछ अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे, जिससे मैं उस वक्त इस नतीजे पर पहुंचा था कि वक्त पड़ने पर वो इस मामले में मेरा साथ दे सकती थी। इसलिए मैं बेला को यहाँ ले आया था। वो कुछ कहना चाहती थी मगर हकला कर रह गई। ये बेला? मैंने कहा, हाँ ये बेला है। कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं इसके साथ बैठ कर इत्मीनान से बातें कर सकूँ, हमारी आवाज़ बाहर ना आए। उसने एक कमरे की तरफ इशारा किया, बोली, वो कमरा। इसे क्या हुआ, इसकी ये हालत? मैंने कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी पुरानी दोस्त है। आपस में थोड़ी सी गलत फहमी पैदा हो गई थी। और हाँ, यहाँ खाने पीने की कोई चीज़ है? शम्या ने कहा, दारू है या फिर चाय बन सकती है। मैंने कहा, ठीक है, मेरे लिए चाय बना दो और इसके लिए दारू। शम्या ने हमें एक बेडरूम में पहुंचा दिया। खासा वसी कमरा था और किंग साइज डबल बेड भी था। दीवारों पर इंग्लिश रिसालों से काटी हुई औरतों की तस्वीरें चिपकी हुई थी। शम्या हमें उस कमरे में छोड़कर जाने लगी। मैंने कहा, एक बात का ख्याल रखना, मैंने लाउंज में टेलीफोन भी रखा हुआ देखा है। अगर तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे साथ ताउन करोगी तो फायदे में रहोगी। मेरा ख्याल है कि अगर ये हसीन नागिन तुम्हारे रास्ते से हट जाए तो तुम्हें दुर्योधन के क्लब में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। तुम क्लब में इसकी जगह ले सकती हो। मेरी बात तो तुम समझ गई होगी। अब जाओ और जल्दी से चाय बना कर ले आओ। शम्या चंद लम्हे खौफजदा सी नजरों से मेरी तरफ देखती रही, फिर सर हिलाती हुई बाहर निकल गई। वो यकीनन समझ गई थी कि मैंने जो कहा है उस पर अमल भी करूंगा। मैंने रिवॉल्वर जेब में डाल लिया और अचानक ही बेला को उठाकर बेड पर पटक दिया। उसके मुंह से चीख निकल गई। मैं बेड के सामने खड़ा उसे घूरता रहा। बेला ने कहा, तुम बहुत गलत कर रहे हो नाजी। तुम्हारी जहानत और दलेरी में कोई शुबा नहीं, मगर तुम खूनी भेड़ियों के हिसार में हो। यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकोगे।